एनईडी के पास पेपर्स को स्टार्ट करते हैं। पास पेपर जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं वो 2017 का पास पेपर है। आप तमाम लोग के सामने सवाल आएगा। ई कैट फिजिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। सवाल आपके पास मौजूद है, तमाम लोग सवाल देखिए, ऑप्शन देखिए और इसका जवाब अपने पास खुद सॉल्व कीजिए और इसका जवाब देखिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल आप तमाम लोगों ने देखा। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे मौजूद था। ये सवाल चैप्टर नंबर 3 मोशन का सवाल है। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर है। अच्छा, सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सवाल में आपको बोला गया अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, यानी एक बॉल है जिसका मास है मेरे पास 0.2 kg, ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा था। स्ट्राइक्स अ बैट इन 0.1 सेकंड। अच्छा, 0.1 सेकंड में टकराया। तो अब आप ये देखो, जो जो चीज़ आपको दे रहा है वो उसको मार्क कर सकते हो। आपको सबसे पहले मास दे रहा है, उसको आप लिख दोगे m। आपको वेलोसिटी दे रहा है, इस वेलोसिटी को आप इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है। और टाइम दे रहा है आपको 0.01 सेकंड। अब देखो ये बॉल का मास, बॉल गई इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, जब ये जाके टकराएगी, जब ये बैट से स्ट्राइक होगी, तो देखो ना, जब ये बॉल से स्ट्राइक होगी तो बॉल किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगी। तो जिस वक्त ये बॉल बैट से स्ट्राइक होगी उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब इसकी डायरेक्शन पे चेंज होगी और कहीं और जाएगी, क्योंकि जब बैट से स्ट्राइक होगी। अच्छा, अब आप देखो, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। हमें चाहिए कौन? आप बोलेंगे सर हमें चाहिए फोर्स। अब देखिए, हमें मास तो पता है सर, एक्सेलरेशन नहीं पता। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपने यही सेम काम किया। अब देखो मास की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर मास की वैल्यू तो है 0.2। अब चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? देखो ना, याद है चेंज इन वेलोसिटी को? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है दोनों वेलोसिटीज़ को माइनस कर दो, यानी एक वेलोसिटी 10 है, एक वेलोसिटी 0 है। तो आपने 10 में से 0 को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पे क्या रखोगे? तो आप बोलेंगे सर टाइम की जगह पे है मेरे पास 0.01। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका आप देख लो। सॉल्व करके आंसर जो अगर आप कैलकुलेटर की मदद से निकालोगे वो तो आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन, क्योंकि एनईडी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है। लेकिन अगर इस सवाल को आप बगैर कैलकुलेशन की करना चाह रहे हो तो ज़रा बगैर कैलकुलेशन के भी देखो, मैं करके बताऊँ। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 में से 0 को माइनस करोगे तो ये तो बन जाएगा 10 माइनस 0, 10 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, और नीचे लिखा हुआ है 0.01। अच्छा, डेसिमल को आप एक दफ़ा यहाँ से भी शिफ्ट करा दो, डेसिमल को एक दफ़ा यहाँ से भी शिफ्ट करा दो, तो ये बन जाए, क्योंकि जो मैथ्स का सूत्र जो करना है करो ऊपर भी और नीचे भी। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.1। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, आपने ऊपर से भी शिफ्ट करा दिया, आपने नीचे से भी शिफ्ट करा दिया। अब देखो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 0.1। अब देखो 20 को डिवाइड करना है 0.1 से, देखो डेसिमल को एक दफ़ा शिफ्ट कराओगे तो ये बन जाएगा सर 20/1। क्योंकि आपने डेसिमल को नीचे से शिफ्ट कराया है, एक दफ़ा शिफ्ट कराया, तो ऊपर आप 10 लिख दोगे। कैलकुलेशन आपको पूरे फर्स्ट सेकंड फिजिक्स में बार बार बता चुका हूँ। अब आप 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कितना, 200 न्यूटन, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। पहला न्यूमेरिकल, पहला एमसीक्यू हम लोगों ने सॉल्व किया। फर्स्ट एमसीक्यू के बाद सेकंड एमसीक्यू आप तमाम लोगों के सामने मौजूद है। एमसीक्यू पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन मेरे पास ये रहे। ये एमसीक्यू मेरे पास चैप्टर नंबर 4 का सवाल है, मोशन इन 2 डायमेंशन का। क्या इसका जवाब हो सकता है? तमाम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एमसीक्यू में आपसे बोला गया प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, आपको वी नॉट प्रोवाइड कर रहा है, सही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप एक और बात देखिए तो मैक्सिमम रेंज होती किस एंगल पे? आपने पढ़ा ना, रेंज का फॉर्मूला मेरे सामने लिखा हुआ, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपके पास रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब जो मैक्सिमम रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज होती है किस एंगल पे? 45 डिग्री पे। ये तमाम लोगों को बात याद होगी, सर मैक्सिमम रेंज होती है हमारे पास अगर एंगल हो कितना डिग्री, 45। तो ये देखो, आप अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे रखोगे 45, तो ये बन जाएगा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 45। और 45 को ये देखो ना, अगर थीटा की जगह रखोगे 45 और 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 90। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सर 9 साइन 90 तो बराबर होता है 1 के, यानी 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला बन जाता है आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब देखो, ऊपर वेलोसिटी रखनी है, नीचे जी रखना है, तो आपने वेलोसिटी की जगह पे रखा 20 और जी की जगह पे आप ग्रेविटी को राउंड ऑफ करके रखोगे 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर 20 का स्क्वायर करोगे तो देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, डिवाइड में लिखा हुआ है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना मीटर, 40 मीटर। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास 40 मीटर। एमसीक्यू नंबर 2 आप लोगों ने सॉल्व किया। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद अब मेरे पास मौजूद है एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या बोला गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड डैश। तो सिंपल सा जवाब इसका टॉर्क है, क्योंकि आप लोग को देखो मैं फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ। द रेट ऑफ
चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको आप बोलते हो फोर्स। और एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ये दोनों फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं याद तो ये अब आप लोगों की गलती होगी कि आप लोग क्यों नहीं यार। ये एमसीक्यू मेरे पास मौजूद है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का ये एमसीक्यू मौजूद है, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट फिजिक्स। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद अगला एमसीक्यू मौजूद है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 आप तमाम लोगों के सामने नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। तो एमसीक्यू आप तमाम लोगों ने देखा, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू। ये एमसीक्यू मौजूद है मेरे पास चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन में। तो देखो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी ग्रेविटी और रेडियस का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। सही है। अब आपने रेडियस को कर दिया डबल। ये देखो जहाँ आर ई था वहाँ आप आर ई नहीं रखोगे बल्कि आर ई की जगह पे क्या रखोगे, 2r e। तो अब आपने रखा 2r e, लेकिन क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4r e स्क्वायर। अब आप देखो जिस चीज़ का इजाफा हुआ वो कौन है, आप बोलेंगे सर इजाफा हुआ 1/4 और ये हो जाएगा 1/r e स्क्वायर। यानी जिस चीज़ का इजाफा हुआ वो कौन है, 1/4। यानी जो नई ग्रेविटी है वो नई ग्रेविटी हो जाएगी आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी g/4। ये देखो आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा मेरे पास। पूरे इस एमसीक्यू को अगर आप सॉल्व करोगे, इस स्लाइड में मैंने सॉल्व किया हुआ, ओके आपने यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद आपने बोला भाई जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो सिंपल सा एमसीक्यू था, तमाम लोगों ने इस एमसीक्यू को देखा। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। ये रहा मेरे पास एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 दिया गया, ओके ये रहा एमसीक्यू नंबर 5। ग्राफ एक बना हुआ है, इस ग्राफ में आपको बताना है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तमाम लोग देखिए सवाल का जवाब क्या हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 5 मेरे पास चैप्टर नंबर 3 का सवाल है। अब ये इसका डिस्टेंस अगर आपको चाहिए, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, तो आपको याद है ना एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ये मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ा भी चुका हूँ। मैं अगर लिख के दिखाऊँ आपको, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स डिस्टेंस। यानी ये जिस चीज़ का आंसर देंगे वो डिस्टेंस का आंसर देंगे। अब इसका आप एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालना मैं आपको बताऊं, तमाम लोग एरिया निकालना इसका देखना। देखो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी हाफ बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो ये रहा मेरे पास हाफ, बेस की वैल्यू कितनी है, तो अब आप देखो बेस की जो वैल्यू मुझे नज़र आ रही है वो वैल्यू नज़र आ रही है 5, क्योंकि वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है ना, तो 0 से 5 तक, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5। और हाइट देखो कितनी नज़र आ रही है, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो हाइट हमें नज़र आ रही है वो 0 से 10 तक नज़र आ रही है। इस ट्राइंगल की जो हाइट नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 तक। तो आप बोलेंगे हाँ सर हाइट इसकी है 0 से 10, यानी हो जाएगा 10। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 5 2 1 द 2 2 5 द 10, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 25, यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद अगला एमसीक्यू आप लोगों के सामने मौजूद है एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 देखिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल, जूल सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ डैश। जूल सेकेंड इसमें से किसका यूनिट होता है। देखो आप लोगों के सामने पावर नज़र आ रहा है। पावर का जो यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो पावर का यूनिट अगर मैं सारे आप लोगों को बताऊं तो पावर का आप लोगों ने पढ़ा है वॉट, और वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड के। ये आप लोगों को बात मैंने खुद पढ़ाई हुई है। जबकि एनर्जी आप देख रहे हो, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो याद है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए, और इसका जो यूनिट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, वो यूनिट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जूल पर केल्विन होता है। जबकि प्लैंक्स कांस्टेंट आप लोग को याद है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34, और इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। और जूल सेकेंड में भी इसको आप लिख सकते हो, और अगर आप इसको अर्क में करके लिखना चाह रहे हो तो अर्क में भी इसकी यूनिट होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अर्क सेकेंड, यानी जूल सेकेंड भी इसका यूनिट है, अर्क सेकेंड भी इसका यूनिट है। पावर का तो आप लोगों ने पढ़ा है वॉट होता है, एनर्जी का जूल होता है। अब एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, ई इज इक्वल टू एच म्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट जो आप देख रहे हो ना, ये आपको नजर आ रहा है, आपने एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा है ई इज इक्वल टू एच म्यू, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये जो एच नज़र आ रहा है ये प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, और इसकी वैल्यू मैंने आपको लिख के दिखाई 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34,
जूल सेकेंड। अब आप इस फॉर्मूले से भी मैच करो, देखो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ ना, E इज इक्वल टू एच एफ यानी फ्रिक्वेंसी, एनर्जी की जगह पे आपने रख दिया जूल, एच का यूनिट आपको चाहिए और फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकेंड, सेकेंड को जूल से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये बन जाएगा जूल सेकेंड इज इक्वल टू एच, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, जूल सेकेंड। तो बड़ा ही सिंपल सा एमसीक्यू था, ज़्यादा इसमें सोचने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद मौजूद है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 7 का क्या जवाब हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है इन आइसोबैरिक प्रोसेस और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इसका जवाब देखो, सिंपल सा जवाब, मेरे ख्याल में इससे आसान सवाल आपके पास नहीं हो सकता। ये सवाल मौजूद है मेरे पास चैप्टर नंबर 11 हीट में। देखो आइसो का मतलब आपको मैंने बार बार बताया, आइसो का मतलब सेम होता है, बैरिक नज़र आ रहा है तो बैरिक का मतलब आपको मैंने बताया क्या, प्रेशर, यानी बैरिक का लफ्ज़ बार से आया है और बार प्रेशर का यूनिट होता है यानी सेम प्रेशर। तो मेरे ख्याल में आप जवाब इसका दे सकते हो, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा, यानी प्रेशर इज़ कॉन्स्टेंट। एमसीक्यू नंबर 7 को सॉल्व करके बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे बोला गया कि भाई इसमें से कौन सा फॉर्मूला रेडियस का हो सकता है। ये सवाल चैप्टर नंबर 14 का तमाम लोगों के सामने मौजूद है। अब आप लोगों ने जो इसका फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला अगर मैं आपको याद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या फॉर्मूला इसका पढ़ा, याद है ना, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और इसके सर्कुलर पाथ के जो रेडियस का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अपने लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सही। अब देखो क्योंकि एंगल गिवन नहीं कर रहा तो मैंने आपको सिखाया ना सर, अगर एंगल गिवन ना करे तो आप एंगल को नहीं लिखोगे, तो ये तो बन जाएगा एम वी साइन थीटा और नीचे हो जाएगा, सॉरी एंगल को आप लिखोगे नहीं तो ये हो जाएगा आपके पास एम वी और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास कौन, क्यू और कैपिटल बी। अब देखो उसने जो चार्ज को लिखा हुआ है वो चार्ज को किससे शो किया हुआ है, ज़रा देखो, उसने लिखा हुआ है चार्ज को कि सर चार्ज जो है मेरे पास वो ई है, तो जो आपको क्यू नज़र आ रहा था आपने क्यू की जगह पे ई रख दिया तो बन जाएगा एम वी अपॉन ई बी। तो करेक्ट जवाब देखो, करेक्ट जवाब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी एम वी अपॉन ई बी। एमसीक्यू नंबर 8 को सॉल्व करने के बाद अगला एमसीक्यू मौजूद है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 9, रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डैश। तो ये एमसीक्यू मौजूद है आपके पास चैप्टर नंबर 16 का। अब सवाल ये सर ये रेक्टिफिकेशन है क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखो रेक्टिफायर होता क्या है, तो रेक्टिफायर ज़रा पढ़िएगा। अ रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट को कन्वर्ट करता है किसमें, डीसी करंट में, यानी एसी को कन्वर्ट करेगा डीसी में, वो रेक्टिफायर कहलाता है। यानी एसी को अगर कन्वर्ट करेगा डीसी के अंदर तो ये कहलाता है हमारे पास कौन, रेक्टिफायर, और जिस प्रोसेस को आप बोलते हो रेक्टिफिकेशन। और अगर इसका उल्टा काम करते हो, उल्टा काम का मतलब क्या है, डीसी को अगर एसी में कन्वर्ट करोगे, देखो डीसी को अगर आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, एसी के अंदर, लिख के भी मैं आपको दिखाऊं, अगर आप डीसी को कन्वर्ट करते हो एसी में तो ये कहलाती है ऑस्किलेशन। मैं लिख के भी दिखाऊं सर, ये कहलाती है मेरे पास क्या, ऑस्किलेशन, यानी ऑस्किलेटर जो डिवाइस करती है उसको आप ऑस्किलेटर बोलते हो और प्रोसेस को आप ऑस्किलेशन बोलते हो। तो देखो यहाँ पे क्योंकि आपसे बात रेक्टिफिकेशन की करी है तो आप करेक्ट जवाब बोलोगे सर, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद मौजूद है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 हीट का सवाल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ऑल ऑफ दीज। तो ये बात मैंने आपको खुद पढ़ाई है कि भाई लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी आप जो भी हीट सप्लाई करते हो वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में और किस में, वर्क डन में। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम, यानी जितनी एनर्जी बाद पहले होगी उतनी एनर्जी बाद में होगी। तो यही तो होता है, आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो सिर्फ डिवाइड हो रही है दो चीज़ों में, वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है, या तो वो डिवाइड हो रही है इंटरनल एनर्जी में या तो अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है किसमें, वर्क डन में। तो इस सूरत में जो इसका करेक्ट जवाब है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस एमसीक्यू को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू मौजूद है मेरे पास, अगला एमसीक्यू का तमाम लोग देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 10 यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे जी। अब ये इसका जवाब क्या हो सकता है, तमाम लोग ज़रा सोचिए इसका जवाब। तो सवाल में आपसे बोला गया सर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अगर आपको ब्रेक करना है तो ये जो एनर्जी है वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की जरा डेफिनेशन पड़ेगा, क्या लिखी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और कलेक्टिवली द न्यूक्लियॉन्स। याद है ना, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 19 के लेक्चर में पढ़ाया भाई, हर वो चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियॉन। तो सिंपल सी बात है भाई, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए चाहिए उस एनर्जी को बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी। आप बोलेंगे सर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आयनाइजेशन होती है, एनर्जी होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, टू रिमूव
एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है टू ब्रेक द न्यूक्लियस। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू मौजूद है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 11 इन इलास्टिक कॉलिजन। जी, एमसीक्यू आप तमाम लोग के सामने मौजूद है, सोचिए इस एमसीक्यू का क्या जवाब हो सकता है। ऑप्शन पढ़िए तमाम लोग। तो एमसीक्यू आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा ही सिंपल सा एमसीक्यू था। इन इलास्टिक कॉलिजन, भाई इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, बात तो आप तमाम लोगों ने पढ़ी है। ये एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 का सवाल है, ये लिखा हुआ। एन इलास्टिक कॉलिजन इज अ कॉलिजन इन विच देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉलिजन। वो कॉलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो, यानी नो लॉस, नो नेट लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम। अब देखो, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। मोमेंटम की अगर आप बात करोगे, मोमेंटम तो कंजर्व है, और साथ साथ अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी तो इस मोमेंटम, इस कॉलिजन को बोलोगे इलास्टिक। और इन इलास्टिक में क्या होता है, अगर मैं इन इलास्टिक कॉलिजन की आपसे बात करूं तो इन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, यानी मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। यानी इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो ये बात आप लोगों को पता है, मैं चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद अगला एमसीक्यू मौजूद है। अगले एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 मेरे पास है। एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं क्या है। ओके, ये एमसीक्यू भी आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, चैप्टर नंबर 5 इक्विलिब्रियम का सवाल है। ये फॉर्मूला भी पढ़ाया था ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। अब आप देखो, आप क्योंकि अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको पहले मैं सवाल डेरिवेटिव की टर्म से बताऊं। उसने बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब यहाँ पे एक और लफ्ज़ से आप लिख सकते हो, कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये हो जाएगा सर, टॉर्क नेट इज इक्वल टू टी अपॉन डी टी। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो अब आप डेरिवेटिव ले रहे हो किसका, कांस्टेंट का। और देखो कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है जीरो। ये तो तमाम लोगों ने पढ़ा होगा ना जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कि भाई अगर 2 का डेरिवेटिव लोगे तो 2 का डेरिवेटिव हो जाता है कितना, जीरो हो जाता है। यानी इस सूरत में जो इसका जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा जीरो। ये तो ई कैट के लिहाज से था, मैं एम कैट के लिहाज से भी अभी आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये तो मैंने ई कैट के लिहाज से आपको बता दिया। अब एम कैट वाले भी इसको देख लीजिए कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज डैश। तो आप लोग को मैंने बताया था भाई, क्योंकि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट है, ये चीज़ चेंज ही नहीं हो रही। भाई एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रहा। भाई डेल्टा का मतलब होता है किसको, डेल्टा का मतलब यहाँ पे शो करता है किसको, चेंज को शो करता है। अब उसने खुद ही बता दिया भाई एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, यानी कांस्टेंट है, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा, और ये डेल्टा का सिंबल ही शो करता है चेंज को। अब आप सवाल में बोलो चेंज नहीं हो रहा, यानी चेंज नहीं हो रहा तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर इसको जीरो को टाइम से डिवाइड भी करोगे तो ये क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। यानी जो टॉर्क है वो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद आगे देखते हैं। अगला एमसीक्यू मौजूद है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया, सवाल तमाम लोग पढ़िए ताकि मैं समझा सकूँ आपको इसको। तो सवाल आप लोगों ने देखा, सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल में आपसे बोला क्या, मास अटैच टू अ स्ट्रिंग रोटेटेड एट कांस्टेंट स्पीड। मास अटैच टू अ स्ट्रिंग रोटेटेड एट कांस्टेंट स्पीड। अगर आप किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में अगर आप रोटेट कराते हो, आप अगर इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहे हो किसी भी कांस्टेंट स्पीड पे इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विल फ्लाई ऑफ अ टेंजेंट। अब आप देखो अचानक से अगर घुमाते घुमाते इसको छोड़ दोगे तो हमेशा टेंजेंट पे जाता है। ये तमाम लोगों ने ये बात पढ़ी होगी। अगर मैं अपनी बात को रिकॉल करा सकूँ आप लोगों को, कोई भी बॉडी अगर आप इसको लीव करते हो तो हमेशा टेंजेंट पे मूव करके जाता है ड्यू टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ये मूव करके जाता क्यों है, क्योंकि देखो आपकी बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है और मूव करने की वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है जिसको आप बोलते हो इनर्शिया। इनर्शिया मौजूद है, इस वजह से ये फ़ौरन से रेस्ट पे नहीं आता। इसकी मिसाल में अगर आपको एक और दूँ, आप अक्सर देखा है ना आपके पास, अगर आपके पास कोई बॉडी है ये मूव कर रही है सर्कुलर स्ट्रेट मूव करते हुए जा रहे हो आप कार में, सही है, कार में से अचानक आपको धक्का देके बाहर निकाल दिया, कार चलते हुए जा रही थी, आपको अचानक से धक्का देके बाहर निकाल दिया, आप अचानक से गिरोगे, गिरने के बाद क्या होगा, आप लुढ़कते फुढ़कते आगे की तरफ जाओगे, यानी लुढ़कते फुढ़कते आगे की तरफ जाओगे और यहाँ फिर गिर जाओगे।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अगर अचानक से कार से बाहर निकाल दिया जाए तो आपके पास इनर्शिया मौजूद होता है, जिस इनर्शिया की मदद से आप क्या कर रहे होते हो, मूव कर रहे होते हैं। यानी क्योंकि जिस वेलोसिटी से अगर कार मूव कर रही है 100 की वेलोसिटी से, यानी अगर सपोज करो कार मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो आप भी मूव कर रहे होगे कितने से, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। यानी आपके पास भी इनर्शिया मौजूद है। इस इनर्शिया की मदद से आप आगे की तरफ मूव करके जाते हो। यानी करेक्ट जो जवाब होगा वो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो एग्जाम्पल में आपसे सर्कल की बात कर दी। अगर आपसे कार की भी बात की जाए, स्ट्रेट मोशन की भी अगर आपसे बात की जाए, तो आप इसका जवाब इनर्शिया ही लगाओगे। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद मौजूद है एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 पढ़िएगा। एमसीक्यू नंबर 14 है क्या आप लोगों के सामने? ये जो आप एमसीक्यू देख रहे हैं, एमसीक्यू में आपसे बोला गया था वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर इन वन प्लेस टू अनदर इन अ ग्रेविटेशन फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। तो याद होगा मैंने आप लोग को एमसीक्यू इसका सॉल्व कराया है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी अगर आपकी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, शायद मेरी बात आप लोग को याद आ जाए कि आपको याद है ना, मैंने बॉडी बनाई थी, आप ट्रायंगल में अगर आप मूव करते हो, मैंने पॉइंट्स बनाए थे। पॉइंट्स बना के भी मैं आपको दिखाऊँ, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। मैंने आपको बताया था भाई अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप चाहे ए से बी चले जाओ या पहले ए से मूव करके सी पर आओ और सी से मूव करके कहाँ पर आओ, ए पर आओ, दोनों सूरतों में आपका जो वर्क होगा वो वर्क सेम होगा। यानी आपकी मर्ज़ी आप डायरेक्ट ए से बी आ जाओ, या आपकी मर्ज़ी है दूसरा तरीका ये क्या, पहले आप ए से सी पर आओ, यानी ए से मूव करके पहले आप आओ कहाँ पे, सी पे, और फिर सी से मूव करके जाओ कहाँ पे, बी पे। दोनों सूरतों में जो वर्क है वो वर्क क्या होगा, सेम होगा, यानी वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये जो सवाल है, ये सवाल मेरे पास मौजूद है, चैप्टर नंबर 7 का सवाल है। यानी वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ, यानी पाथ रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। और उसी वजह से आपने पढ़ा है ना, ग्रेविटेशन फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड भी कहा जाता है। ये मैंने बात आपको चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर में पढ़ाई है। तो करेक्ट जो जवाब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद अगला एमसीक्यू मौजूद है एमसीक्यू नंबर 15, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन डैश। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल, अगर आप इस एमसीक्यू का करेक्ट जवाब देखते हो तो करेक्ट जवाब क्या हो सकता है आपकी नज़र में? चैप्टर नंबर 8 साउंड का ये सवाल है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। अकॉर्डिंग टू वेबर फैक्टर लॉ, तमाम लोगों ने वेबर फैक्टर लॉ पढ़ा हुआ है। वेबर फैक्टर लॉ क्या है? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। आप लोगों ने ये बात भी पढ़ी है। आप लोगों को शायद फॉर्मूला याद आ जाए, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के लॉग आई, यानी ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के लॉग आई। यानी जो करेक्ट जवाब मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है किसके मुताबिक, वेबर फैक्टर लॉ के मुताबिक। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड कर रहा है किसके मुताबिक, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जो आपके पास पहला पॉइंट लिखा हुआ है, तो करेक्ट जवाब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड सी। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है? जैसे कि स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आपने एक दफ़ा इस तरीके से वाइब्रेट कराया और इसी स्ट्रिंग को आपने एक दफ़ा वाइब्रेट कराया इस तरीके से, तो किस वाले केस में आपको ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होगी? आप बोलेंगे सर सेकंड वाले केस में। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है और सेकंड वाले केस में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है, यानी जितना ज़्यादा तेज़ी से उसको वाइब्रेट कराओगे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद मौजूद है एमसीक्यू नंबर 16, Na क्रिस्टल यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज यूज फॉर डिफ्रैक्शन। अच्छा, अब आपको याद है ना, मैंने बात करी थी आपसे, जब भी भाई आपसे ब्रैग्स लॉ की बात करेगा तो ब्रैग्स लॉ में दो चीज़ों की बात करता है, या तो वो आपसे बात करेगा डिफ्रैक्शन की, एक्सरे में डिफ्रैक्शन की अगर वो बात करेगा ब्रैग्स लॉ में। चलो मैं आपको डायग्राम से ही बता दूं, चैप्टर नंबर 9 का सवाल है कि ब्रैग्स लॉ की जब भी आपसे बात करेगा, या तो वो आपसे बात करता था, याद होगा आप लोग को, एक्सरे की बात करेगा, या फिर वो आपसे बात करेगा किसकी, क्रिस्टल की बात करेगा। ये दोनों बातें मैंने आपको पढ़ाई है। यानी अब देखो उसने Na क्रिस्टल की बात करी, डिफ्रैक्शन की बात करी, तो देखो एक्सरे तो इसका करेक्ट जवाब है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए आप एक्सरे यूज़ करते हो, इसको ब्रैग्स लॉ भी कहते हो, यानी ब्रैग्स डिफ्रैक्शन भी कहते हो। तो करेक्ट जवाब जो मुझे नज़र आ रहा है वो बोथ ए एंड बी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सिंपल से सवालात हैं। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद मौजूद है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया, एमसीक्यू नंबर 17 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 में बोला भाई फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ जो है लेंस की वो है 30 सेंटीमीटर, जिसको मैंने बोल दिया एफ, और मैग्नीफाइड 5 टाइम्स, यानी मैग्नीफाइड 5 टाइम्स का मतलब है आपको मैग्नीफिकेशन बता रहा है, m इज इक्वल टू 5, मैग्नीफिकेशन मिल गई।
अच्छा, आपसे बोल रहा है फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप बोलते हो क्या, पी निकाल के दिखा दो। सवाल चैप्टर नंबर 10 का सवाल है, जवाब होगा इसका 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर कैसे होगा ये बात आप ज़रा देखिएगा, मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं। सबसे पहले तो देखो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। सही है, m की वैल्यू आपको दे रहा है 5, 5 इज इक्वल टू क्यू, डिवाइड में लिखा हुआ है p। p को बोला 5 के पास जाओ, तो q की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5p। तो आपने q का आंसर निकाल लिया कितना, 5p। अब आप देखो, आपको जो फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूला पता है किसका, आप बोलेंगे सर हमें p का फॉर्मूला याद है। p का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू क्यू एफ। चलो आसान वाला और आसान करके लिखते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, ये मेरे पास फॉर्मूला। अब आप देखो, f की जगह पे आप रख दोगे 10, p की जगह पे आप बोलेंगे सर p तो हमें चाहिए, और इस q की जगह पे आप रख सकते हो, ये जो q आपको नज़र आ रहा है q की जगह पे रख सकते हो क्या, 5p। तो आपने यहाँ पे रख दिया 5p। अच्छा, मैंने गलत मिस्टेक कर दी, फोकल लेंथ की जगह यहाँ पे 30 आएगा तो 30 रखेंगे। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये देखो 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे p और 5p का, तो एलसीएम हो जाएगा 5p। अब देखो यहाँ लेफ्ट वाले केस में आपको क्योंकि 5 नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5 से नीचे भी, मल्टीप्लाई करोगे 5 से ऊपर भी, तो 5 अंदर करोगे तो हो जाएगा 5 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5p। 5p को वहाँ भेजा, 30 को वहाँ आपसे मल्टीप्लाई करा दिया, जो हो जाएगा आपके पास 5p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 30। 6 को 30 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सर p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 5 1 द 5, 5 6 द 30, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 द 36 सेंटीमीटर, यानी जो करेक्ट जवाब मुझे नज़र आ रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद अगला एमसीक्यू मौजूद है, एमसीक्यू नंबर 18। एमसीक्यू नंबर 18 ही बड़ा आसान सा सवाल है, ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एफिशिएंसी आपको निकालने को बोलेगी, एफिशिएंसी इसकी निकाल के दिखा दीजिए, इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो करेक्ट जवाब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 20%। 20% होगा कैसे, तो देखो दो टेम्परेचर दिए में, एक दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद होगा ज़्यादा वाला हमेशा होता है T1, ज़्यादा वाला हमेशा T1 होता है, तो आपने लिखा सर T1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास T1 इज इक्वल टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में करने के लिए प्लस कर दोगे 273। इत्तफाक से नंबर ऐसे दिए हैं कि आप आसानी इसको बगैर कैलकुलेटर भी कर सकते हो। 227 में 273 को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 500 केल्विन, यानी T1 का आंसर मिल गया आपको 500 केल्विन। इसी तरीके से आप निकाल लोगे T2, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 127 डिग्री सेंटीग्रेड। 127 में अगर आप ऐड करोगे 273, तो आप बोलेंगे सर ये जवाब हो जाएगा मेरे पास कितना, 400 केल्विन। आपको T1 मिल गया, T2 मिल गया। अब आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 की वैल्यू है मेरे पास 400, T1 की वैल्यू है मेरे पास 500। ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल। 4/5 किसके बराबर होता है, तो 4/5 बराबर होता है मेरे पास किसके, अगर आप लोग को नहीं याद, चलो मैं करके भी दिखा दूँ। 4 को 5 से डिवाइड करना है, तो 4 को 5 से डिवाइड करना मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ। ये देखो 4 को डिवाइड करना है 5 से, आप इसको मल्टीप्लाई कर देते थे 2 से, याद है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 हो जाएगा 8, और डेसिमल को एक दफ़ा शिफ्ट कराते थे तो जवाब हो जाएगा कितना, 0.8। ये 5 से डिवाइड करने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आप ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और डेसिमल को एक दफ़ा शिफ्ट करा दो। तो करेक्ट जो जवाब आ रहा था, आपने माइनस करके देखा कि सर आंसर आ रहा था 0.8, और 1 में से 0.8 को अगर माइनस करोगे तो जवाब हो जाएगा कितना, 0.2%, और 0.2% को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20%। एमसीक्यू नंबर 19 आप लोग को नजर आ रहा, इन विच प्रोसीजर्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई चैप्टर बाय 11 बहुत डेप्थ में पढ़ा आप लोगों ने कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो वो प्रोसेस मेरे पास सिंपल सा है, आइसोथर्मल। याद है ना, आइसोथर्मल मैंने आपको बताया था सर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है 0 के, और इसकी इक्वेशन होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। जिसको ये बात नहीं है तो चैप्टर में 11 का लेक्चर निकाल के देखिए, वीडियोस आपके पास सारी मौजूद हैं, तो लेक्चर में बात मैंने आपको समझाई हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल इसको ज़्यादा डेप्थ में समझाने की अब ज़रूरत है आपको। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया, सवाल तमाम लोग पढ़िए और देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल अगर आप देखिए तो सवाल ये में मौजूद है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है। आपके पास अगर कोई भी चार्ज है, चार्ज को अगर आप किसी स्फीयर के अंदर रखते हो तो इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हो। गॉसेस लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी मैं आपको याद कराऊँ कि भाई अगर आप रेडियस को बढ़ाते हो तो होता क्या है, तो याद करो इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है डेल्टा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन।
यानी ऊपर चार्ज और नीचे एप्सिलॉन है। आप रेडियस कुछ भी कर लो, रेडियस को आप 2 टाइम्स करा ना आपने, उसने बोला भाई द रेडियस इज आर, अगर आपके पास रेडियस है, रेडियस को अगर आप डबल कर दो, रेडियस को कुछ भी कर दो, फॉर्मूले में रेडियस ही नहीं है, तो रेडियस नहीं, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में रेडियस नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में इंतहाई सिंपल सा सवाल था, कुछ भी इसमें आपको सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ लॉजिक पहचानी और इसका आपने जवाब बता दिया। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद एमसीक्यू नंबर 21। एमसीक्यू नंबर 21 में बोला गया, ये सवाल मेरे पास चैप्टर नंबर 13 का सवाल है। अ पावर लाइन ऑफ 3 किलोवाट, 3 किलोवाट की पावर लाइन है। इलेक्ट्रिक वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट, यानी वोल्टेज आपको दे रहा है 250 वोल्ट। हाउ मच करंट डज द वायर टेक। अब देखो सवाल जवाब 12 एम्पियर है, कैसे है, तो देखो पावर का फॉर्मूला है, मेरे पावर का जो वैल्यू दे रहा है वो 3 किलो वाट दे रहा है। किलो हटा के आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो जवाब हो जाएगा मेरे पास कितना, 3000 वाट, मुझे पावर मिल गई। अच्छा, अब उसने बोला भाई कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट, तो वोल्टेज आपको दे रहा है 250 वोल्ट और आपसे मांग रहा है क्या, निकाल के दिखा दो, करंट निकाल के दिखा दो। देखो पावर का फॉर्मूला तो P इज इक्वल टू आई वी, तो आई का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास क्या, P अपॉन वी। तो देखो पावर आपको दे रहा है 3000, वोल्टेज आपको दे रहा है 250। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब आप इसको 5 से सॉल्व कर लो, 5 5 25 और ऊपर बन जाएगा सर मेरे पास 5 6 30 और बराबर में जाएगा कौन, मेरे पास 0 आ जाएगा। यानी 30 को अगर 5 से 300 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 30 बराबर में 0 बचा, उसको लिख दिया। देखो 5 1 द 5 और हो जाएगा सर 5 1 द 5, 1 कैरी दोगे तो ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 5 टू द 10। तो करेक्ट जवाब जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 एम्पियर। कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जवाब बता सकते हो, तो जवाब आसानी से, क्योंकि एनईटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो जवाब आपने निकाला कितना एम्पियर, 12 एम्पियर। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22 मेरे पास मौजूद। एमसीक्यू नंबर 22 देखिएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। चैप्टर नंबर 13 लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 12 का सवाल है, मिस्टेक है ये, इसको सही कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 का सवाल है ये। आप लोगों ने, तमाम लोगों ने कैपेसिटेंस का इसका फॉर्मूला लाजमी पढ़ा होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, यानी कैपेसिटेंस और जो डिस्टेंस होता है प्लेट्स के दरमियान का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन इन्वर्स होता है। इसको आपने स्पेसिंग से भी लिख के दिखाया हुआ है, यानी कैपेसिटेंस और स्पेसिंग का रिलेशन आपस में इन्वर्स है। अब उसने बोला भाई कम क्लोजर, यानी कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं उनको करीब कर दिया गया, यानी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ऐसी है ना, अगर आप देखो आपके पास सपोज करो कैपेसिटर्स की ये 2 प्लेट्स थी, इन प्लेट्स को आप करीब लेकर आ गए, प्लेट्स को करीब लेकर आ गए, कम क्लोजर। अब देखो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो गया। अब देखो डिस्टेंस अगर कम हो गया, डिस्टेंस को अगर आपने कम कर दिया, तो अल्टीमेटली जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये रही आपके पास प्लेट्स बनी हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। इन 2 प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को आप लिखते हो किससे, डी से लिखते हो, ये प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस। अब देखो, अब मुझे जो जवाब समझ में आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए, क्यों, क्योंकि आपने डिस्टेंस को कम किया है, डिस्टेंस कम किया ना, प्लेट्स को करीब लेकर आ गए। और एक चीज़ को अगर आप कम करो तो दूसरी चीज़ बढ़ती है, क्योंकि आपस में रिलेशन इनवर्स है, यानी जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 22 के बाद तो एमसीक्यू नंबर 23, पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड बाय द डोपिंग ऑफ डैश। आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो भाई पी टाइप और एन टाइप आप तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एन टाइप में किस चीज़ की डोपिंग करते हो, पी टाइप में किस चीज़ की डोपिंग करते हो, तो लिखा हुआ आपके पास। पी टाइप बनाने के लिए, पी टाइप बनाने के लिए क्या करते हो, पी टाइप बनाने के लिए आप डोपिंग करते हो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है ग्रुप 3A, यानी ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी उसमें शामिल करते हो। और जब क्या अगर एन टाइप की बात करो तो एन टाइप के लिए आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी शामिल करते हो। पेंटावैलेंट का मतलब होता है कौन सी ग्रुप है, 5A। अब आप देखो ट्राईवैलेंट में आपको बता दिया, जो लिखा हुआ आपके पास बोरॉन, गैलियम और इंडियम। अब आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। आपको गैलियम नज़र आ रहा है, ये रहा गैलियम, ये रहा इंडियम। यानी पी टाइप बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी आप शामिल करोगे वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब मुझे लग रहा है, यानी गैलियम और इंडियम, क्योंकि दोनों मौजूद है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद ये मैं आपको पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के बारे में भी बता दूँ। ये रही ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लिखी हुई, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ग्रुप 3A 4A 5A। तो ये लिखी हुई आपके पास ग्रुप 3A में जो मौजूद होते हैं, बोरॉन मौजूद होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। और जबकि ये नज़र आ रहा है आपको ग्रुप 5A। ग्रुप 5A की इम्प्योरिटी में कौन कौन होता है, तो भाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसके सिंबल्स भी मैंने आपको दिखा दिए, सिंबल्स भी आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप इसका जवाब आप इजीली लगा सकते हो। ये रहा एमसीक्यू आपके सामने कि भाई जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, गैलियम और इंडियम हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद एमसीक्यू नंबर 24।
एमसीक्यू नंबर 24 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 24 में क्या बोला आपसे, उसने आपसे बोला इफ़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एन टर्मिनल। अब होता क्या है, पीएन जंक्शन डायोड मैट्रिक क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये बड़े हैरत की बात होगी कि क्यों नहीं पढ़ा। जो पीछे वाला टाइप होता है ये कहलाता है पी टाइप, और जो आगे वाला जो लिखा हुआ आपके पास ये कहलाता है आपके पास कौन, एन टाइप। अगर आप पी टाइप को कनेक्ट कर दो किससे, पॉजिटिव से, और एन टाइप को कनेक्ट कर दो किससे, नेगेटिव से, यानी पी से पॉजिटिव, पी को आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, एन टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। अगर आप पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, तो इस तरह की बाइसिंग को आप बोलते हो फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हो इसको, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब आप इसका करेक्ट जवाब देख लो। उस करेक्ट जवाब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास जो जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा, जो मैंने आपको डायग्राम समझाई ना, तो वही बात आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो पीछे वाला टाइप होता है वो होता है पी टाइप, यानी अगर आप पी टाइप को कनेक्ट कर दो किससे, पॉजिटिव से, एन टाइप को यानी पी टाइप को कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से, एन टाइप को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, तो ये जो बाइसिंग है कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। और बराबर वाला इसका वाइस वर्सा यानी इसका अपोजिट लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब आप बता सकते हो। इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब मुझे नज़र आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए मेरे पास, यानी फॉरवर्ड बाइस विल अकर। एमसीक्यू नंबर 24 के बाद जो लास्ट एमसीक्यू है मेरे पास, हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन डैश। हाइड्रोलिक प्रेस किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है, तो देखो चैप्टर नंबर 10 आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैट्रिक क्लास का एमसीक्यू है ये। हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पास्कल लॉ में आप लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी थी, हाइड्रोलिक प्रेस यानी किसी भी चीज़ को प्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस मौजूद होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर आमतौर पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, गाड़ियों को अक्सर होता है ना, गाड़ी वॉश करवाने जाए तो आपकी कार को लिफ्ट कराया जाता है, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। और एक और चीज़ पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं कि उसमें ऑयल मौजूद होता है, आप यहाँ से प्रेस करते हो तो गाड़ी में ब्रेक लगता है। तो तीनों की तीनों इसकी एग्जाम्पल है। मैं चलो तीनों को लिख के भी दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास प्रेस, ये है मेरे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट, और तीसरा वाला है मेरे पास हाइड्रोलिक ब्रेक। कोई सी भी किसी भी चीज़ की बात की जाए, चाहे हाइड्रोलिक प्रेस की बात करें, ब्रेक की बात करें, लिफ्ट की बात करें, ये तमाम की तमाम चीज़ें जिस चीज़ को फॉलो करती है वो कौन सा लॉ है, पास्कल्स लॉ है। तो यहाँ पहुँच के आप लोग के 2017 का जो एनईटी के टेस्ट के फिजिक्स के एमसीक्यूज से ये सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व हुए।